Good morning. I am Anil Ojha and today I am going to teach you history for class 10th. And the lesson name is The Rise of Nationalism in Europe. And today I am going to teach you part 3rd and our topic's name is the making of nationalism in Europe. Before this part of, 2nd, I have told you about the French Revolution and the idea of the nation. And in that topic we have studies about the civil code of Napoleon and which type of things did positive and negative and what was effect after that. पार्ट सेकेंड में हम लोगों ने ये पढ़ा कि नेपोलियन ने जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें की, फ्रांस के लोगों को बहुत भाया और आफ्टर दैट उसकी कुछ ड्रॉबैक थी जिसके चलते वहाँ की जनता ने उनका विरोध किया एंड आफ्टर दैट द 4 कंट्रीज ब्रिटेन, रसिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया they collectively defeated Napoleon. And what did you say the battle of that Waterloo battle happened in 1815. इसके बाद ये तो कार्य खत्म हो गया एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. राइज ऑफ नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म की एक भावना होती. आई हैव टोल्ड इन पार्ट सेकेंड व्हाट इज द नेशन एंड नेशन स्टेट एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स. उस समय अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से मिड 18 मीन्स 1750 मिड 18 सेंचुरी में केवल दो ही क्लास थी. उसमें से कौन कौन सी क्लास थी? मुख्य रूप से एक एरिस्टोक्रेसी एंड सेकंड पीजेंट्री. फर्स्ट एरिस्टोक्रेसी एंड सेकंड पीजेंट्री. एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री दो क्लास मैं आपको समझाता हूँ कि एरिस्टोक्रेसी होता क्या है. एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया कि जैसे राजा रजवाड़े जो होते थे उनके इर्द गिर्द उनके रिश्तेदार, उनसे जुड़े हुए लोग एंड देयर स्टेटस आर वेरी हाई, दे हैव लॉट ऑफ लैंड, उनको हम लोग एरिस्टोक्रेट कहते थे. दे आल्सो यू कैन से दे आर एलाइट बट दे आर स्मॉल ग्रुप्स एंड दे रूल्ड ओवर होल एरिया. पीजेंट्री क्या थे? मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी इनकी, बहुत ज़्यादा संख्या में मेजॉरिटी थे और इनके ऊपर शासन एरिस्टोक्रेट किया करते थे. जितनी ज़मीनों पे अधिकार होता था, लैंड एरिया, सब एरिस्टोक्रेट के अंतर्गत होता था. फिर इसके बाद सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आया एंड इट केम इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी. एंड इससे क्या हुआ कि एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, एक नया वर्ग आया एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री के बीच में. उसे हम बोलते हैं मिडिल मैन. मिडिल मैन क्यों आया? बिकॉज इट केम ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये लोग पढ़े लिखे थे. ये तो एरिस्टोक्रेट में बहुत धनी भी नहीं थे और बहुत गरीब भी नहीं थे. इन लोग की भाषाएं थी कुछ जैसे फ्रेंच, ये लोग बोला करते थे एरिस्टोक्रेट, इन लोग भी फ्रेंच बोलते थे. इसके अंतर्गत प्रोफेसर आ जाएंगे, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, जो समाज के और जागरूक लोग हैं ये मिडिल मैन के अंतर्गत आएंगे. और इन लोगों ने, मिडिल मैन ने, जो वहाँ की जनता में नेशनलिस्ट की भावना पैदा की. नेशनलिस्ट होता कैसे है? नेशन एक हम कैसे नेशनलिस्ट हो? सपोज अगर हम एक एग्जांपल आपके अपने इंडिया का लिया जाए तो इसके अंतर्गत जैसे हम लोग सारे भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक उनके अंदर प्रादुर्भाव हुआ कि कैसे उनको हटाया जाए और हम भारत में नेशनलिस्ट की भावना आई और कुछ
हमारे पढ़े लिखे लोग, जो हमारे क्रांतिकारी हैं और कुछ हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, दे कलेक्टिवली आइडेंटिफाइड एंड दे डिड अगेंस्ट हॉस्टाइल टू द ब्रिटिशर्स। सेम वही चीज़ है, फ्रांस में भी आई है नेशन स्टेट की भावना। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड, इन स्टार्टिंग इन 18th century, Germany, Switzerland and Italy, they have at that time they had more possibilities, मीन्स उनमें टेरिटरीज, कैंटन्स या डचेस बहुत ज़्यादा थी और छोटे छोटे टेरिटरीज में बटा हुआ था। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी अलग अलग भाषाएं हुआ करती थी और वो लोग किसी एक चीज़ पे सहमति नहीं हो पाती थी। और वो स्थिति ये थी कि जैसे एक ऑटोमन, या इसको कहा जाए कि अगर कोई राजा जो था शाम को डिसीजन लेता था कि अगले दिन उसको अटैक करना है बगल में किसी कंट्री पे, और अटैक करके अपने में मिला लेता था। और दे डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ डिड दे कलेक्ट एंड हॉस्टाइल द पर्टिकुलर किंग। बट जब इन लोगों ने, मिडिल मैन ने, डिफरेंट टेरिटरीज में डिफरेंट लैंग्वेज हों या डिफरेंट इस तरह के कल्चर हों, उस तरह से कई अलग अलग विभिन्नताओं को एक करना है, तो इन लोगों ने, जो मिडिल मैन थे, इन लोगों ने जगाया भावना और इसमें नेशन स्टेट बनाने की तरफ अग्रसर हुए। होम डू यू से नेशन स्टेट? नेशन स्टेट मीन्स उन लोगों ने एक ऐसी समानता का भाव लाया जिससे सारे लोग एक हो जाएं, उस बात पे सहमति मिले। नेशन स्टेट मीन्स कल्चर उनका एक होना चाहिए, वननेस की भावना आ जाए। ट्रेड, आफ्टर दैट लैंग्वेज एंड हिस्ट्री, उनको जगाया गया कि हम यहाँ पर एक हैं। जैसे एक परिवार में बोला जाता है कि भाई हमारा ब्लड एक है, तो सब लोग मिलकर एक काम करते हैं। एक हमारे स्टेट की भावना होती है, एक हमारे देश की भावना होती है, मीन्स वननेस की भावना जगाई गई मिडिल मैन के द्वारा। और इस स्थिति से यहाँ पर जो नेशनलिस्ट की भावना बनना शुरू हुई यूरोप में, इस तरह से स्टार्ट। आफ्टर दैट वी शुड नो लिबरल नेशनलिज्म। व्हाट इज द लिबरल नेशनलिज्म? लिबरल मीन्स क्या हुआ? फर्स्टली वी शुड नो लिबरल। लिबरल मीन्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीन्स फ्री। फ्री फ्री तो फ्री किस चीज़ से? फ्री तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिबरल से क्या सेंस है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिबरल? मीन्स न्यू मिडिल क्लास लिबरल स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मीन्स इक्वलिटी ऑफ लॉ, सबको कानून के समक्ष समानता का भाव लाया जाए, यह लिबरलिज्म की भावना थी। बट इट डिड नॉट मीन दैट एवरीवन कैन टेक द अथॉरिटी राइट टू वोट। सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, बट everyone you can say they are equal, equality of all before the law। सभी कानून के समक्ष समान थे, और इस तरह की कानून के समक्ष जो समानता का भाव था, सबके लिए बराबर था, तो ये भाव एक जगाया गया और इससे एक नेशनलिज्म की भावना का उदय हुआ। नेक्स्ट लिबरलिज्म एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरह से इसको देखा जाए? पॉलिटिक्स से लिबरलिज्म का क्या था? इट स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी प्रिविलेज, एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। थ्रू पार्लियामेंट मीन्स ऑटोक्रेसी, जिन्हें विशेष रियायत दी जाती थी, दे आर हायर स्टेटस इन द सोसाइटी, उसको किस तरह से उनके विशेष अधिकार को समाप्त किया जाए। और प्राइवेट और गवर्नमेंट दो तरह की बातें होती है, तो यानी जो स्वतंत्रता पूर्वक जो विकसित हो रहा है उसे रोका ना जाए, और उसके रोकने में अगर कहीं से एरिस्टोक्रेसी बाधा बन रही है
तो दे वांटेड टू एबोलिश दैम। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किया जाए थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किया जाए और उसमें जो चुनी हुई सरकार हो वो सबको लेके चलेगी। और ऐसा नहीं है, चुनाव देने का अधिकार अभी भी कुछ असमानताएं थी, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, बट बहुत ज़्यादा स्तर तक नेशनलिस्ट की स्पिरिचुअल थिंग्स लोगों में आ गई, स्पिरिचुअल भावना नेशनलिस्ट की आ गई। नेक्स्ट, लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक्स। लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक्स ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सोचो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनमें योग्यता है, दे वांटेड टू start the business and they are not able to do in growth sense due to some privilege of autocracy or some measurement of barrier, trade barrier, मीन्स कुछ बाधाओं के चलते ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका लिबरल लोगों ने विरोध किया। कैसे किया इसको? ये एक तो ईच प्रिंसिपलिटीज हैड इट्स ओन करेंसी, सभी जो प्रिंसिपलिटीज या छोटी छोटी टेरिटोरिया थी उनकी अपनी करेंसी थी, वेट था, मेजरमेंट था, वेट में भी डिफरेंस था, उनका मेजरमेंट वन वर्ड इले है, इले मीन्स मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ्स। अगर एक इले देखा जाए तो कई शहरों में अलग अलग उसके माप होते थे। वन इले कहीं पे 51 सेंटीमीटर, कहीं पर 56 सेंटीमीटर। तो ये मेज़रमेंट से बहुत दिक्कतें आती थी। नेपोलियन ने जब अपनी प्रिंसिपलिटीज़ या टेरिटरी बनाई, उसमें 39 स्टेट थी, सबके एक अलग अलग थे। तो ये जो चीज़ें अलग अलग बैरियर थे, अलग अलग मेज़रमेंट थे, ये चीज़ें बहुत ही दिक्कत की किसी को ग्रोथ करने में। डिफरेंट कस्टम बैरियर लगे थे। अब स्थिति ये आ गई थी इन 1834, इन 34 मीन्स 34 से पहले 1833 तक अगर किसी व्यक्ति को कोई बिजनेस करने जाना होता था कहीं पे, तो वो अलग अलग बिजनेस करते में इसकी स्थिति ये होती थी कि वो जाके अपना 11 कस्टम बैरियर या 5% ड्यूटीज़ दिया करता था सभी चीज़ों के लिए। उसी के लिए कई बैरियर थे। तो स्थिति ये हुई कि एक इन लोगों ने जॉलेरियम मीन्स कस्टम यूनियन एक फॉर्म किया गया। और ये क्या था? तो रेड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2 मीन्स वहाँ पे करेंसी की जो मात्रा थी, जो मुद्राएं थी, उसे 30 मुद्रा से लेके 2 मुद्रा कर दी गई। तो ये जो चीज़ें की, इससे नेशनलिस्ट की भावना आई कि नहीं भाई, सबके लिए समान भाव है और सब लोग एक आम जन में इसका विकास हो। हमने आपको बताया है कि नेपोलियन युद्ध में तो उसको हराया गया। हराने के लिए 4 देशों ने एक साथ संगठित होकर कलेक्टिवली दे डिफरेंट। वो 4 देश कौन कौन से थे? ब्रिटेन थे, ऑस्ट्रिया, प्रसिया एंड रसिया। जब हरा दिया गया तो एक वो जो हराने के बाद उसमें श्योरली पहले अगर आप थोड़ी सी पुनरावृत्ति करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखें, पहले क्या थे? मोनार्ची, तब क्या? डेमोक्रेसी, तब नेपोलियन आया। नेपोलियन के आने के बाद फिर मोनार्ची, आफ्टर दैट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब आप गेस करें क्या हो रहा है। जब वो वाटरलू के युद्ध में हार गया तो एक नया वर्ग आया जिसे हम न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 हम बोलेंगे। न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 एक कंजर्वेटिज्म आया। व्हाट इज द कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव होता क्या है? कंजर्व मीन्स संरक्षण करना, किसी चीज को रखना। तो मीन्स कंजर्व से ही कंजर्वेटिज्म बना है, यानी हम अपनी चीज़ों को रखें। किन चीज़ों को रखें? परंपरा को रखें, ट्रेडिशन को रखें। इसमें से कुछ लोगों ने, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ थे तो ब्रिटिशर चले गए, तो उनकी कुछ चीज़ों को हमने सोचा कि बढ़ा के रखा जाए। जैसे कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी किया, रेलवे,
कम्युनिकेशन, ट्रेड, तो हमने रेलवे को और विस्तार करना चाहा। कुछ चीज़ें उनकी खराब थी, उसको हटाना चाहा। तो सेम थिंग्स इट हैपेंड इन यूरोप। अब न्यू कंजर्वेटिज्म क्या होता है? तो इन्होंने पुरानी परंपराओं को रखने की कोशिश की। कंजर्वेटिज्म वाज ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। मीन्स एक ऐसा ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिस पर कि त्वरित गति से विकास नहीं चाहा जाता है, और इस त्वरित गति से विकास न करने के लिए जोर दिया जाता है इस बात को कि ट्रेडिशन पे किया जाए, हमारी जो परंपराएं हैं उसे हम लोग माने, और इस परंपराओं को मानते हुए इसके बारे में जाने। और कुछ उसमें दो तरह के वर्ग हुए। मीन्स एक तो वर्ग हुआ जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी था, दे वांटेड टू इस्टेब्लिश द मोनार्ची एंड ट्रेडिशनल थिंग्स। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हुए जो लिबरल थे, और लिबरलिज्म, और कुछ रिवोल्यूशनरीज थे जिसे हम आगे की वीडियो में बताएंगे। और ये जो इसमें कंजर्वेटिव थे, इन्होंने प्रयास किया कि पुराने शासक को लाया जाए, फिर से हम उस तरह की यूरोप की जो पुरानी परंपराएं हैं इसको लाया जाए और फ्रांस में लाया जाए, फ्रांस के विस्तार को अन्य यूरोप में किया जाए। इस तरह की बातें हुई, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द वियना कांग्रेस। थैंक यू।